रोजमर्रा की अपनी आप बोल सकते हो। Okay. Observation about a practice problem become questions, and these questions lead to nursing research that provides evidence to solve the problem. That means कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम observations करते हैं about a practice problem, तो वो एक सवाल का सेंस हमारे जहन में कहीं ना कहीं उस पर मुशाहिदा करने से आ जाता है. हम वंडर होते हैं, हम क्यूरियोसिटी होते हैं, और हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली गैप चेक करते हैं कि कहाँ पर हमारी प्रैक्टिस के अंदर गैप है और कहाँ हमें उस प्रॉब्लम को हल करना है. फिर फाइंडिंग एंड डेवलपिंग सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर नर्सिंग रिसर्च इज क्रिटिकल to improving outcomes for patients, nurses, organization and community. अब सबसे पहला जो चीज है वो यही है कि हमें एक क्वेश्चन को, हमें उस सोच को, हमें उस खला को किस तरीके से जांचना है, हमें उसको फाइंड आउट कैसे करना है. तो फाइंडिंग और डेवलपिंग अ नर्सिंग सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इस किस्म की प्रॉब्लम जो आगे जाकर जिस प्रॉब्लम को हल करने पर वो हमें नफा पहुंचा सके, सिग्निफिकेंस पहुंचा सके नर्सिंग रिसर्च में, वो क्रिटिकल होती है. उसको ढूंढना क्रिटिकल होता है, और अगर वो आपको मिल जाती है, वो सवाल, वो गैप अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो, तो फिर जो है वो नर्सिंग आपकी प्रैक्टिसेस में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कम्युनिटीज में वो गैप फिल हो जाता है, और आप जो है वो बहुत अच्छे से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. जब आपका प्रॉब्लम का गैप सही फाइंड आउट होगा, उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस होगी, उसकी अहमियत होगी. ये नहीं कि हमने कुछ भी किसी भी चीज पर, किसी भी टॉपिक पर ऐसी रिसर्च कर ली. हमें पता है कि आगे जाकर उसका मकसद क्या है और हमारी फील्ड में वो किस तरीके से कारआमद साबित हो सकता है. तो वो एक बहुत अच्छा गैप क्लियरिफाई होता है. ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था. सर नेक्स्ट स्लाइड. आई कांट. आप कंटिन्यू कर लो, मैं आपसे वो करता हूँ 2 मिनट बाद. ओके सर, मैं कंटिन्यू करती हूँ. The evaluation of a research problem from a general topic of interest to the articulation of problem and purpose statements serves to narrow the focus to a researchable question. That means देखो, एक आपका रिसर्च प्रॉब्लम है फ्रॉम अ जनरल टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट. अगर आपको एक टॉपिक पर इंटरेस्ट है, आपने सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट को शो करना है, क्योंकि हमारे पास रिसर्च बेसिकली क्यूरियोसिटी जो पैदा होती है वो काम करने की चाह से होती है ना, कि अगर आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसके अंदर अपनी कीन ऑब्जर्वेशन रखते हो. अब कीन ऑब्जर्वेशन रखते हो तो छोटी छोटी चीजों को फाइंड आउट करने में आसानी होती है, और फिर आप उस प्रॉब्लम के साथ आर्टिकुलेट करते हुए एक पर्पस स्टेटमेंट को जनरेट कर सकते हो. लाइक पर्पस स्टेटमेंट सर्व्स टू नैरो द फोकस टू अ रिसर्चेबल क्वेश्चन, और उसी गैप को फिर आप एक स्टेटमेंट की सूरत में लेकर आ जाते हो. तो वो जो है वो आपका
रिसर्च क्वेश्चन भी कहलाता है। उस गैप को आपने एक रिसर्चेबल क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना होता है, जिसमें हम अपना WH क्वेश्चन का यूज करते हैं, कब, कहाँ और कैसे। So this progression moves the research problem from the conceptual abstract concept to the operational measurable concepts or variable. So जो progression है moves the research problem from the conceptual. तो ये जो हमारे पास रिसर्चेबल क्वेश्चन होता है, जो गैप हमने फाइंड आउट कर लिया होता है और उसको एक स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया होता है, तो वो मजीद जो है उसकी प्रोग्रेशन होती है और वो मूव करता है रिसर्च प्रॉब्लम की तरफ कि एक कॉन्सेप्ट, फिर आपने उसके कॉन्सेप्ट को जांचना होता है, लाइक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। समराइजेशन की फॉर्म में आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है टू द ऑपरेशनल मेजरेबल कॉन्सेप्ट्स और वेरिएबल। वो जो आपके जहन में कॉन्सेप्ट होता है उसको अब आप वेरिएबल की सूरत में लाकर measurable concept of variable, just like कि हमारे पास वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं। कोई मुझे बताएगा वेरिएबल्स क्या होते हैं? जहांगीर, कुलसुम, साइमा। यस मैडम, जहांगीर। हाँ, तो इसमें से आप मुझे बताएंगे व्हाट इज वेरिएबल्स? वेरिएबल मैडम दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं स्मोकिंग और लंग कैंसर का अगर एग्जांपल देता हूँ, तो जो लंग्स कैंसर है वो डिपेंडेंट है ऑन स्मोकिंग। जितना ज़्यादा आप स्मोकिंग करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है लंग्स कैंसर का, और जितना कम करेंगे या नहीं करेंगे तो लंग्स कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसमें दोनों वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? आप थोड़ा सा इसको जी मैंने क्लेरिफाई। बता दिया आपको, जो लंग्स कैंसर है, लंग्स कैंसर इज डिपेंडेंट ऑन स्मोकिंग। तो जो स्मोकिंग है वो स्मोकिंग है वो इंडिपेंडेंट है, जो लंग्स कैंसर है वो डिपेंडेंट है। ओके ओके, वेरी गुड। तो हम इन अ शॉर्ट समराइज वे में मैडम इसको प्लीज इस आप आपने अपना, मैं लेट ज्वाइन हो गया, आप इंट्रोडक्शन नहीं किया मैंने। ओके, वेल माय नेम इज इकरा शाहिद एंड आई एम अ अब स्टूडेंट बाद ऑफ में इंट्रोडक्शन पोस्ट। करा दो, पहले ये देख लो। अच्छा मैं ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रेस था, हम बात कर रहे थे दिस प्रोग्रेशन मूव्स द रिसर्च प्रॉब्लम फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट टू द ऑपरेशनल मेजरेबल कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स। जस्ट लाइक हमने वो जो गैप था उसको फाइंड आउट किया और उसको फाइंड आउट करके एक रिसर्चेबल क्वेश्चन की फॉर्म में हम उसको ले आए। अब हम इसको मजीद प्रोग्रेस करते हुए इस प्रॉब्लम को एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे इसका समराइजेशन की फॉर्म में, एंड देन हम उसको एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि हमने वो जो क्वेश्चन जनरेट किया है अब हमें उस पर रिसर्च करनी है और उस गैप को किसी तरीके से फिल करना है। तो ये जो हमारे पास ऑपरेशन होगा, तो ये जो ऑपरेशनल मेजरेबल कॉन्सेप्ट है उसको आप मेजरेबल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, नापने के पैमाने भी, कि आपको मेजर करने के लिए SPSS पर जो है वो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। तो आप उसी रिसर्च क्वेश्चन के अंदर से अपने वेरिएबल्स को फाइंड आउट करेंगे और अपना कॉन्सेप्चुअल वर्क इस पर स्टार्ट कर देंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, रिसर्च क्वेश्चन। अब ये रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जो हमारी रिसर्च है वो शुरू होती है आई वंडर से, फिर हम उसमें अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हम अपनी कीन ऑब्जर्वेशन के जरिए गैप्स को फाइंड आउट करते हैं। उन गैप्स को फाइंड आउट करके उसको एक रिसर्चेबल क्वेश्चन की फॉर्म पर लाते हैं और उस पर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हुए एक कॉन्सेप्चुअल बेस में उसके अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है।
a question that outlines the primary components to be studied and that guides the design and methodology of the study. एक ऐसा सवाल जो आपको प्रॉपरली आउटलाइन प्रोवाइड करता है प्राइमरी कंपोनेंट का जो आप पढ़ने जा रहे हैं और जो आपको गाइड करता है कि आपके करने वाला जो रिसर्च है उसका डिजाइन क्या होगा और आप उसको किस तरीके से कंडक्ट करना चाहेंगे. तो ये जो है वो रिसर्च क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. जस्ट लाइक हमारे पास दो किस्म की जो है वो स्टडी होती है मोस्ट प्रोबेबली. एक हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव स्टडी और एक हमारे पास होती है क्वालिटेटिव स्टडी. तो ये डिपेंड करता है कि हमने अपने रिसर्च क्वेश्चन की नौयत को और उसकी जो रीजनिंग है वो हमने किस तरीके से उसके सवाल को जनरेट किया है. फिर उसी सवाल को लेते हुए हम अपनी मेथडोलॉजी और डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं. जस्ट लाइक कि अगर रिसर्च क्वेश्चन में हम किसी का परसेप्शन जानना चाह रहे हैं तो हम उसको फिर क्वालिटेटिव स्टडी के मेथड को डिजाइन करते हुए क्वेश्चनियर को जनरेट करेंगे और फिर उसी लिहाज से सारी चीजों को टेकल आउट करेंगे. सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है. अब हम देखेंगे कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक रिसर्च क्वेश्चन को बहुत अच्छा बना देते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ अ गुड रिसर्च क्वेश्चन. ऐसे कौन कौन से अवामिल हैं जो एक रिसर्च क्वेश्चन को अच्छा रिसर्च क्वेश्चन तस्वुर करते हैं. Two guides are helpful in developing a good research question. One of them is described by the acronym PICO, which outlines the element of a good quantitative questions. PICO stands for population, intervention, comparisons and outcomes. तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट है PICO, जो किसी भी रिसर्च क्वेश्चन के अंदर अगर हम PICO को फाइंड आउट करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम अपने जहन में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं तो फिर हमारे पास सारी चीजें आसानी हो जाती है. जस्ट लाइक कि हमने P फॉर स्टैंड फॉर पॉपुलेशन, कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है. एरिया ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम बेड साइड पे स्टडी करना चाह रहे हैं अडल्ट की तो हम अपनी पॉपुलेशन में अडल्ट पेशेंट्स भी ले सकते हैं. पॉपुलेशन में हमारी जो है वो XYZ कुछ भी आ सकता है, बट डिपेंड करता है कि वो पॉपुलेशन किस तरीके की है, फिर आप क्या इंटरवेंशन करने जा रहे हैं उसमें. एंड देन C फॉर कंपैरिजन. जब आप पॉपुलेशन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी फिर आप उसमें इंटरवेंशन करेंगे. इंटरवेंशन मींस वही मुजाहमत और या फिर मुदाखलत कि आप किसी भी किस्म का इधर इंटरवेंशन कर सकते हैं. जस्ट लाइक अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव में आपने जस्ट लाइक कि अगर आप रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करवा रहे हैं तो आप 2 ग्रुप्स बना लेंगे उसके इंटरवेंशन में और आप उनको मजीद ट्रायल्स दे सकते हैं. 2 ग्रुप बना लें, एक को आप समझा सकते हैं, दूसरे को आप नहीं समझा सकते, मतलब दोनों को आप एक तरफ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एक आपका ग्रुप ऑफ पीपल होगा जिसको आप थोड़ी सी टीचिंग देंगे और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को आप उस मेथडोलॉजी से, जस्ट लाइक कि अगर आपने पीको को ध्यान में रखते हुए अपना एक लेक्चर जो है वो तैयार करना है और आपने देखना है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे बच्चों को सही समझ आता है, तो आपने पॉपुलेशन में पोस्ट RN BSN के स्टूडेंट ले लिए. इंटरवेंशन में अब आप ये देखोगे आप किस किस्म का की मेथडोलॉजी को यूज करोगे. अगर आप रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कर रहे हो तो आप यहाँ पर 2 ग्रुप बना लोगे. एक को आप PPT बेस्ड लर्निंग दे सकते हो और दूसरे ग्रुप को आप जनरल डिस्कशन, जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं, उस टाइप की इंटरवेंशन कर सकते हो. वो दोनों स्टडी देने के बाद कुछ अरसे के बाद आप उसमें कंपेयर करोगे कि कंपैरिजन किसका अच्छा था. आया उन स्टूडेंट्स का अच्छा था कि जिन्होंने PPT से पढ़ा या फिर उन स्टूडेंट का अच्छा था जिन्होंने साथ में डिस्कशन किया. एंड देन फिर आप उसके आउटकम्स देखोगे कि उस पीको को सिलेक्ट and then using pre-operative education
For short stay patient undergoing prostatectomy, as an example, a research question based on PICO might look this. Using pre-operative education for short stay patient. यहाँ पर हमारी population क्या हो जाएगी? कोई मुझे बताएगा इस वाले सिनेरियो में हमारे पास population कौन सी दी गई है? पोस्ट आयरन स्टूडेंट्स आपने बताया। नहीं, वो पोस्ट आयरन स्टूडेंट का तो मैंने पीको को आप एक एग्जाम्पल दिया था। अब मैंने इसकी नीचे वाली स्लाइड पढ़ी है, यूजिंग प्री ऑपरेटिव एजुकेशन फॉर शॉर्ट स्टे पेशेंट अंडरगोइंग प्रोस्टेक्टमी। तो हमारे पास पॉपुलेशन में क्या आ गया? वो पेशेंट जिनका प्रोस्टेक्टमी ऑपरेशन होने वाला है, जिनका शॉर्ट स्टे है। एग्जैक्टली। और हमारे पास इंटरवेंशन क्या है यहाँ पर? पोस्ट ऑपरेटिव एजुकेशन, प्री ऑपरेटिव एजुकेशन। प्री ऑपरेटिव एजुकेशन जो है वो हमारी यहाँ पर इंटरवेंशन हो गई। अब हम इसका कंपैरिजन क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव कर सकते हैं। नहीं, कंपैरिजन हम प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नहीं करेंगे ना। यहाँ पर हम यहाँ पर प्री ऑपरेटिव में ये देख लेंगे कि हम दो लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे। एक को हम प्री ऑपरेटिव एजुकेशन के जरिए बताएंगे और दूसरे को हम प्री ऑपरेटिव एजुकेशन की चीजों के बारे में नहीं बताएंगे। जस्ट लाइक कि हम लेवल ऑफ पेन असेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लेवल ऑफ एंजाइटी असेस कर रहे हैं। तो हम देखेंगे वो जो प्री ऑपरेटिव एजुकेशन हमने दी थी उस पेशेंट को जो अंडरगोइंग सर्जिकल प्रोसीजर जाने वाला था, उसकी एंजाइटी लेवल कम थे एज कंपेयर टू दोज पेशेंट जिनको प्री ऑपरेटिव एजुकेशन नहीं दी गई थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंपैरिजन बेस्ड स्टडी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ